हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 वाली। यानी अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है दिसंबर लास्ट, यानी एक दो दिन में, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में यूपी पीएससी द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर को प्रकाशित कर दिया जाएगा, जिसमें नए वर्ष की सभी भर्तियों के प्रारूप, 2024 का जो री एग्ज़ाम आरओ का होना है उसका प्रारूप, उसके अलावा यूपी पीसीएस 2024 मेंस और यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू, इसके अलावा जो वैकेंसियां होंगी, बीईओ का एग्ज़ाम होगा, यूपी पीएससी अन्य जो प्रकार के एग्ज़ाम कराती है उनके नोटिफिकेशन, रिलीजिंग डेट, एग्ज़ाम मेंस कब होगा, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स होगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। भाई आयोग ने आंसर की जारी कर दी। अब आंसर की से मोटा मोटा अनुमान तो लग ही जाता है कि हम प्रीलिम्स पास कर रहे हैं या नहीं पास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जीएस फर्स्ट पेपर में 50, 60 या 70 क्वेश्चन तक सही हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी लो होने के चांसेज हैं। ±75 प्रश्न के आसपास रहेगा, है ना, इसी के आसपास सारा खेला है। यानी कट ऑफ जो नंबरों में अगर देखें तो 100 नंबर के अंदर इस बार कट ऑफ जाएगी। तो ये जो इस बार का एग्जाम हुआ सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। तो क्या हम ऐसा करें कि अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट जब हम बैठें 2025 का प्रीलिम्स, तो उसमें हम डिफीट ना हो, उसमें हम आराम से क्लियर कर ले जाएं और ऐसी तैयारी हमको हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 6-7 महीने का समय शेष है। तो इन बचे हुए समय में हम कैसे प्रीलिम्स को बेहतर तरीके से तैयार करें कि हमारा प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले यूपीपीएससी, ठीक है, या यूपी पीसीएस प्रवर प्रक्रिया और उसकी प्रकृति जान लेते हैं। तो देखो, यूपी पीसीएस प्रवर परीक्षा को सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसमें सामान्य चयन और विशेष चयन यानी प्रीलिम्स एग्जाम और विशेष पोस्टों के लिए जो 10-12 पोस्टें जाती हैं जिनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उनका एग्जाम कराता है। नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित सर्वाधिक लोकप्रिय परीक्षा है। इस परीक्षा की प्रकृति और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस प्रक्रिया को कराता है, यानी इस यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश प्रीविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम को कराता है। तो अब इसमें क्या क्या बिंदु होते हैं, देखो 3 चरण होते हैं इसके। प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 5 से 6 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग अपीयर करते हैं। 2.5 से 3 लाख लोग क्या करते हैं, अपीयर करते हैं, एग्जाम देते हैं। इस बार तो लगभग 47%, यानी नंबर ऑफ एस्पिरेंट जितनों ने फॉर्म डाला था उसके लगभग 47% एस्पिरेंट एग्जाम दिए थे। और जो आपका कंपटीशन होता है ना, बहुत ज़्यादा 70-80 हज़ार बच्चों के बीच में ही होगा एक्चुअल जो कंपटीशन है। आप ये मत देखो कि कितने लोग फॉर्म डाल रहे हैं, कितने लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट जो होंगे, जो तैयारी करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा 70-80 हज़ार होंगे। तो कुल मिला के क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा, भाई 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। तो इन्हीं के इर्द गिर्द होती है मेंस परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो लिखित होती है, वर्णनात्मक प्रवृत्ति की होती है, उसमें 6 पेपर जीएस के होते हैं, जिसमें 2 पेपर यूपी स्पेशल के ऐड हैं। उसके बाद एक हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के पेपर के अलावा एक ऐसे पेपर होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 8 एग्जाम होते हैं, कुल ये 1500 नंबर का होता है। तो इसको फोकस करना है। उसके बाद साक्षात्कार, मौखिक प्रकृति होती है, ये 100 नंबर का होता है, इलाहाबाद लोक सेवा आयोग में जाकर के देना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्म भरने की तारीख कब आती है भाई, जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट मंथ में फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम इसका मार्च में लगा है, अगर जो विस्तृत कैलेंडर आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कब एग्जाम को लगाया गया है। अभी तो एग्जाम कैलेंडर नहीं है हमारे पास 2025 का, अब तक जारी हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा, या हो सकता है दिसंबर के, या जो 2-3 दिन बचे हुए हैं ना, तो नए साल के पहले ही पहले आ जाए, है ना। तो जो जनवरी 2025 आए, यानी 2025 वाला साल आपके लिए बेकार न जाए, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अध्ययन करने लगेंगे। उसके 4-5 माह के पश्चात या कभी कभी 2 माह के पश्चात प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित करा लिया जाता है। अब जो प्रीलिम्स होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, यानी
150 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक को टिक करना होता है। ओएमआर शीट होती है, उसमें काले पेन से गोले भरने होते हैं, और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने 4 प्रश्न किए, मान लिया एक प्रश्न 2 नंबर का है और आपने 4 प्रश्न किए, अब उसमें 3 प्रश्न गलत हो गए, एक आपका सही है, तो आपका उत्तर आएगा 0, यानी नेट जो स्कोर आपका बनेगा 0 बनेगा। और ये देखो, अब बहुत सारे लोग कहते हैं निगेटिव मार्किंग क्यों रखा गया, निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो भैया जो ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस नहीं है उनको बाहर करने के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है ना। तो निगेटिव मार्किंग होती है पीसीएस में, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक से अधिक उत्तर देते हैं, बहुत सारे लोग एक से अधिक उत्तर दे दिए, पहले ए लगाया था, काला किया था, फिर बी को काला कर दिया, है ना, नहीं पेट भरा तो सी को भी काला कर दिया, और फिर डी बचा है तो उसको छोड़ दिया। तो अगर एक से अधिक गोला काले करोगे तो उत्तर को गलत मान लिया जाएगा, है ना, एक ये प्रावधान माना जाता है। प्रश्न पत्र 2 भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में से किसी में, जिसमें आप अच्छे हों उसमें आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद होता है पेपर को लेकर के, तो अंग्रेजी भाषा में जो पेपर है उसी को प्रश्रय दिया जाएगा, उसी को वरीयता दी जाएगी, उसी के आधार पर विकल्प को समझा जाएगा, ठीक है। और वर्ष 2012 में देखो, आयोग ने वर्ष 2012 में प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति में बदलाव किया था। पहले क्या होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था प्रीलिम्स में, जैसे यूपीएससी में वर्तमान में मेंस में ऑप्शनल है, तो वैसे उस टाइम में क्या होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, आज के लगभग 12 साल पहले, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते जाते थे और जीएस में क्वालिफाई कर ले जाते थे, काम हो जाता था। लेकिन ऑप्शनल को हटा देने के बाद सीसेट नाम से एक बाला जुड़ गई है ना, ये अपने आप में टफ है। हालांकि बाद में इसको क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, यानी 33% नंबर इसमें लाने अनिवार्य हैं, तभी आपका ये पास माना जाएगा। तो मेरिट जो बनेगी वो जीएस फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन सीसेट क्वालिफाई है ये नहीं देखा जाएगा। तो परीक्षाएं 2 पालियों में होती हैं, 9:30 से सुबह 11:30, ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर, और 2:30 से 4:30 के बीच में आपकी सेकेंड पाली में सीसेट पेपर होता है, जिसको हम जीएस पेपर सेकेंड के नाम से जानते हैं। प्रश्न पत्रों की कुल संख्या जीएस फर्स्ट में 150 200 अंकों की होती है, और सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक निर्धारित होते हैं, ठीक है। और 2016 में सीसेट को न्यूनतम वरीयता दे दी गई, यानी 33% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर 33% आपके नंबर आ जाते हैं, कुल मिलाकर के 100 में से 33 प्रश्न आप सही कर लेते हो, तो आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। और ये 33 प्रश्न सही करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उत्तीर्ण होने के लिए लगभग 70 से 75% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अगर प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर अगर ज़्यादा है, जैसे वर्तमान में, तो 50% से भी कम कभी कभी मेरिट हो जाती है प्रीलिम्स की, ठीक है। प्रीलिम्स की मेरिट कभी कभी 50% से नीचे भी आ जाती है, जैसे इस बार आएगी, है ना। नहीं, जनरली क्या हो रहा था 2017 से अगर देखें तो वही 215 से 225 के बीच में ही थी, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार घटेगी और बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। तो सामान्य अध्ययन होता है 150, 200 अंक, 2 घंटे का समय होता है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/3, सेकेंड पेपर 100 प्रश्न, 200 अंक, 2 घंटा प्रावधान, ठीक है। मुख्य परीक्षा में क्या होता है, मुख्य परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है, 6 जीएस के होते हैं। भाई 2023 के मेंस एग्जाम में क्या हुआ था, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे ना, उनको हटा दिया गया, और इसके जगह पर कौन सा आ गया, इसके जगह पर यूपी स्पेशल के 2 पेपर आ गए, 5वां पेपर 5 और पेपर 6, ठीक है। सब 250 अंकों के होते हैं, 250 अंकों के 6 के पेपर जितने भी हैं, ये 1000 का बर्डन होता है जीएस का, ठीक। हिंदी का 150 नंबर, एसे का 150 नंबर। क्या हुआ 8, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़ दिए गए। अब यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर जोड़े गए, तो कुल मिलाकर के इनको भी जीएस में काउंट कर लिया गया, तो कुल मिला के जीएस के 8 पेपर हो गए, ठीक है। और ये 8 पेपर, उसके बाद एक निबंध का प्रश्न पत्र, एक सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र, ठीक है। जहां प्रत्येक विभिन्न खंड में विभाजित रहता है, वहीं सभी प्रश्नों के उत्तर को आयोग द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर, यानी जो आपको, जैसे आप बीए वगैरह के पेपर देते हैं तो जहां पाया, जो कोई प्रश्न पाया वहां लिख दिया, लेकिन नहीं, अब क्या है,
अब आपको जो निर्धारित पेज दिया होगा वहां पर क्वेश्चन नंबर पड़ा होगा, उसी में लिखना होता है। समय होता है 3 घंटे का, यानी मेंस एग्जाम पर पेपर 3 घंटे का समय होता है। 1500 अंक की होती है। और सामान्य अध्ययन के लिए जो 6 प्रश्न पत्रों का प्रावधान है, वो प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के 4 कोर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और 2 पेपर जो यूपी स्पेशल के जीएस में हैं, उनको मिलाकर के कुल 1200 नंबर का आपका जीएस होता है। 150 नंबर का हिंदी होता है, 150 नंबर का एसे, 3 एसे आपको करने पड़ते हैं। तो ये सारे फिर आयोग द्वारा एक साक्षात्कार लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल परीक्षण होता है। तो कुल मिलाकर के ये है। साथ अगर आप मेंस में लगभग 950 से 1000 नंबर प्राप्त कर ले जाते हो तो आपका हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी पहले हम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं, फिर उसकी वर्तमान से तुलना कर लेंगे, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा में का जो पाठ्यक्रम देखें तो पहला सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर फर्स्ट, 150 क्वेश्चन, 200 अंक, और टाइम 120 मिनट, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की समसामयिक घटनाएं, इस बार का अगर प्रीलिम्स आप पेपर देख रहे हो, आपको देखना चाहिए जितने भी प्रीलिम्स, कम से कम 5-6 वर्षों के प्रीलिम्स के पेपर उठाइए, उनको समझिए, देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है, क्या लेवल हमको अपनी तैयारी में मेंटेन करना है। अगर आपने तैयारी 2-4 महीने, साल 2 साल से कर रहे हैं, तो जीएस के फर्स्ट पेपर को करके देखिए। अगर आपके लगभग 40% नंबर आते हैं तो आपको तैयारी और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेहनत करके आप कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियस और होने की आवश्यकता है। ओके, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्व के घटनाक्रम आते हैं। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय, इस बार देखा होगा कि इनके लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए। इस पोर्शन से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए। खासकर पॉलिटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे उनके बायलैटरल संबंध जो है भारत और विश्व के साथ, अनेक देशों के साथ संबंध है। ज्योग्राफी का पोर्शन हो सकता है, हिस्ट्री का पोर्शन हो सकता है। तो इस तरह से अनेक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम आते हैं। संगठनों की स्थापना, किन देशों के साथ हमारा कौन सा रक्षा संबंध है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समय समय पर, जैसे G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, कहाँ हुई, क्या उसका मेमोरेंडम था। तो इस हिसाब से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चन हैं। अभी मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करना है। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इस बार हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए 2024 प्रीलिम्स में, वो सबसे टफ माने जाते हैं। लगभग 24, लगभग 25-26 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार कल्चर से क्वेश्चन नहीं है। 25-26 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन तो अत्यंत कठिन श्रेणी में है, कठिन टू मॉडरेट श्रेणी में। अब इसमें देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास में जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य काल से क्वेश्चन एक आया, अशोक से संबंध रखते हुए। गुप्त काल से एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके अलावा गुप्तोत्तर काल से भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन साहित्य को लेकर के था। तो 4 क्वेश्चन आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में, और 5 क्वेश्चन आए आपके मिडवल इंडिया से, और 16 क्वेश्चन आए आपके आधुनिक भारतीय इतिहास से। अब प्राचीन भारत में अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि प्राचीन भारत में जैसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, आपको पढ़ना है जैन और बौद्ध धर्म को, आपको पढ़ना है वैदिक काल को, आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और धार्मिक आंदोलन को, ठीक है। आपको अशोक पर भी थोड़ा सा फोकस करना है, मौर्योत्तर काल विशेष फोकस करना है। इससे हर बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता था अभी तक, इस बार नहीं पूछा है तो अगले साल रिपीट करेगा। गुप्त साम्राज्य को भी देख लेना, खासकर समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, है ना, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये 3-4 शासक हैं जिनकी नीतियां, जिनके कार्यकाल, जिनके लिखाए गए अभिलेख, जिनके कार्यकाल में रहे कुछ प्रमुख लोग, विद्वान लोग, कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए, उनके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी बेस पे तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। इतिहास के लिए पीसीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी सारी कर लो। 100% आप मान के चलो, अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए उसमें 20 करने की कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे। और वन लाइनर जो लोग, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे वन लाइनर सिंगल बुक से स्टार्ट किए और सिंगल बुक से ही रह गए, उनका प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो पुरानी गलतियों से आपको सीखना है, वो गलती बार बार नहीं दोहरानी है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है ना भाई, टाइम निकलता जा रहा है। 2025 में भी नहीं हुआ तो 2026 एक साल बाद आपको प्रीलिम्स देना है।
तो इस बार जो तैयारी करना, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ करना, सिर्फ एमसीक्यू और पीवाईक्यू के भरोसे मत बैठे रहना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि चलो मोस्ट जो एक्यूरेट क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाती है कि ये इस बार कहाँ से प्रश्न पूछे गए, पिछले साल कहाँ से पूछे गए थे, अगली बार कहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप एमसीक्यू करते हो तो एमसीक्यू जैसे 100 एमसीक्यू किए, ठीक है, तो सीधी सी बात, एमसीक्यू करने का मतलब आपने सब्जेक्ट का रिवीजन किया, आपने उस टॉपिक का रिवीजन किया जिसके एमसीक्यू किए थे। तो एमसीक्यू करने से लाभ एक जानते हो क्या होता है कि अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है, एमसीक्यू कर रखे हैं, तो अगर मान लिया इन 100 क्वेश्चनों से कोई नहीं आया, कुछ बदल के क्वेश्चन आ गया, 3-4 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन पे पूछ लिया गया, तो आप एमसीक्यू करने के बाद इस काबिल पहुंच जाएंगे कि उस क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसको सही करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हो, आपने कोर सिलेबस को पढ़ा ही नहीं। भाई जनरली 80% यानी 125 क्वेश्चन तो आपके कोर सिलेबस से आए हैं, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप तरह तरह के मैगजीन, तरह तरह के जो है न्यूज़पेपर, तरह तरह के करंट यूट्यूब कंटेंट वहां पर पहुंच जाते हो। लेकिन जहां 125 क्वेश्चन आने हैं जिन टॉपिक से, उसके विषय में आप बहुत ज्यादा सचेत नहीं हो, उसके लिए आप वन लाइनर पढ़ते हो, तो यहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्योंकि जरा सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर बदलता है तो हवा निकल जाती है, जैसे इस बार लोगों का हुआ है है ना। तो भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। आयोग बार बार कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, यानी सारगर्भित जानकारी की बात कर रहा है, सिर्फ वन लाइनर की बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता, आंदोलन की प्रकृति, विशेषता क्या रही, राष्ट्रवाद का अभ्युदय कैसे क्यों हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी उपेक्षित है। इस बार स्वतंत्रता के बाद के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिलाकर के आप प्राचीन भारत में मोटे मोटे 7-8 टॉपिक हैं जिन पर आपको विशेष फोकस करना है। नहीं कर पा रहे हो तो कक्षा 6 और कक्षा 12 की पार्ट 1 एनसीईआरटी कर डालो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत के लिए कक्षा 7 की एनसीईआरटी, कक्षा 12 की एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ना चाहते हो तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी और कक्षा 12 की एनसीईआरटी का पार्ट 3। ये 6 बुक्स हैं, कुल मिलाकर के 6 बुक्स हैं, और अच्छे से तैयारी कर लो भैया, मैं एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपका सारा काम हो जाना है, ठीक है। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल। अब भारत एवं विश्व का इस बार भौतिक भूगोल से, चाहे भारत का हो या विश्व का भूगोल हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत के भौतिक भूगोल से पूछे गए। सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल से मुश्किल से 5 क्वेश्चन थे। विश्व के भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की, जैसे देश की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक संबंध प्रश्न होंगे, लेकिन चीजें हो जाती है पर्वत, पहाड़, नदी श्रृंखलाएं, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे पूछ लिए जाते हैं। जनरली करीब 22 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, इस बार 24 क्वेश्चन आए, और आने वाले समय में लगभग यही ट्रेंड रहेगा। तो आपको क्या करना है, भारत का भूगोल अच्छे से तैयार करना है। अगर विश्व का आप ड्रॉप कर रहे हो तो विश्व का आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है ना, जिसकी फिजिक्स अच्छी है उसकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाती है, ये, लेकिन जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो जनरली टेक्निकल थोड़ा सा है, टेक्निकल ग्लिच आते हैं, वोकैबुलरी इसकी थोड़ा सा अजीब टाइप की है और नाम भी अजीब टाइप के हैं, है ना। तो अगर भारत के भूगोल को, भाई विश्व के भूगोल में आप जनजातियों को पढ़ लो, नदी, पहाड़, पर्वत वगैरह पढ़ लो, अगर इनसे ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भारत के भूगोल पे फोकस रहो, नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, है ना, मिट्टियों के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, एग्रीकल्चर पोर्शन, उसके अलावा कहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं और हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चन है, अगर 15-20 क्वेश्चन कर लेते हो तो ओके है। ज्योग्राफी पढ़ लो, कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, तो 100% मान के चलो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पाप धुल जाएंगे, है ना। अभी आपके पास टाइम है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड तक, जब तक आप प्रीलिम्स का फॉर्म नहीं भर रहे हो तब तक आपको एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए, मेरा यही सजेशन है। उसके बाद
टॉपिक 4, भारत की राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे। अब देखो इस बार क्या हुआ ना, जैसे भारतीय राज व्यवस्था से कौन सा प्रश्न पूछा गया, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा संसदीय व्यवस्था, संसद से क्वेश्चन थे, है ना। और आर्टिकल को लेकर के जैसे 148, 280, है ना, 324 और 340, ये सारे आर्टिकल को लेकर के क्वेश्चन आए थे। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, पंचायती राज से क्वेश्चन आया था, हर बार पूछा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया, राजनीतिक प्रणाली से पूछा गया, आर्थिक नीति और व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृति की जानकारी के प्रश्न रहे। तो कुल मिलाकर के पॉलिटी ठीक ठाक रही, पॉलिटी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। आर्टिकल 1 से क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो यही सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया और आपात उपबंधों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आप मिनिमम मेहनत करके मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। और पॉलिटी में अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए तो ये मान लो 16 क्वेश्चन करने के, 15-16 क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। बस आपको बेसिक, मैंने बताया ना, एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत को कर लो, आपका सारा पाप धुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यू पे प्रैक्टिस कर लो, बस काम हो गया आपका, ठीक। तो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो करंट आता है ना, वो आता है आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको देना है, इस पे आपको फोकस करना है भाई। जो कोर टॉपिक है ना उस पे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास से, जैसे सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र इनिशिएटिव आदि। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन थे, है ना। पर्यावरण से क्वेश्चन था, जनसंख्या से एक क्वेश्चन था, ठीक है, नगरीकरण की समस्याओं से एक क्वेश्चन था, उससे पूछा गया था, द वेल्थ ऑफ नेशन वगैरह पुस्तकों के बारे में पूछा गया था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर आपको विशेष एफर्ट करना है ना, उस पर फोकस करना है। और बहुत सारी ऐसी गैर जरूरी चीज़ें थी जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप इनमें आराम से पकड़ लो और आपका काम हो जाना है। तो बेसिक जो इकोनॉमी है, जो आपकी एनसीईआरटी कक्षा 9, 10, 11 में मिल जाएगी, इस पे आपको विशेष फोकस करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स, स्कीम्स वगैरह पे बहुत सारी ध्यान देनी है। 150 स्कीम, मोस्टली बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं है, 150 स्कीम्स हैं, उन पे अगर ठीक से आप तैयारी कर लो, है ना। फूड चेन से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, फूड चेन के अलावा और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और बदल जाता है, परिवहन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। परिवहन के अलावा एक टॉपिक है जो इकोनॉमी में आपका भूमि वितरण से संबंध रखता है, जो ज्योग्राफी में भी मिलता है, जो पॉलिटी में भी मिलता है, जो इकोनॉमिक्स में भी मिलता है। भूमि का पुनर्वितरण, या कह सकते हो जैसे आज़ादी के बाद हमने जो प्लानिंग कमीशन चुना उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। कुछ प्रमुख योजनाएं चली, गरीबी हटाओ नारा दिया गया, तो उस टाइम फेज में जो रहा है, जैसे अभी हाल ही में आज के दिन कल जो है मनमोहन सिंह जी भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, 16वें प्रधानमंत्री, 16वें ही थे ना, हाँ जो भी, है ना, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में हो सकता है आने वाले 2025 में और 2024 मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। तो इनकी विशेष तैयारी आपको करके चलनी है, ठीक है। 8-10 टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स में जहां पर आपको विशेष फोकस करना है। बैंकिंग सेक्टर ढूंढा लो, है ना, बीमा वगैरह स्कीम्स वगैरह में देखो, निवेश वगैरह का ढांचा देखो, उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में थोड़ा जानकारी रखना। हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हों, आने वाले समय में अच्छे होंगे। उसके बाद टॉपिक 6 जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी संबंधी सामान्य विषय है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें इस बार करीब 7-8 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हर बार तो इससे ठीक ठाक क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब इसमें जैसे प्रदूषण वाला चैप्टर है, जैव विविधता वाला चैप्टर है, क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर है, इकोलॉजी वाला चैप्टर है ना। अब जैसे निकेत के बारे में इस बार पूछा गया, है ना। अब उसी तरह बहुत सारी शब्दावली है जिसको हम कंटेम्प्रेरी इशू बोल सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट पे आपको जनरल बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं।
तो इसको आपको फोकस करना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, इस बार जो है सामान्य विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पोर्शन से क्वेश्चन आए। बायो से सबसे ज़्यादा रहे, करीब 13 क्वेश्चन रहे, बाकी 4-5 क्वेश्चन है ना इससे रहे। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था, लेकिन बायो को आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बहुत टफ नहीं थे इस बार। साइंस पोर्शन पूरा सिंपल टाइप का था। डिफेंस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं साइंस है, टेक्नोलॉजी जो फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत सारी बीमारियां हैं उनके जो टीके बनाए जाते हैं, खासकर रिसेंट ईयर में, है ना, कोविड के बारे में पूछा गया। इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह पूछ लिया गया, है ना। वैसे पूछा जाता था हर बार, करंट बजट पूछा जाता था या पिछले साल का बजट पूछा जाता था। इस बार 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे पूछा इकोनॉमी में। तो बजट वगैरह को ठीक से तैयार कर लेना। कुछ विशेष मांगे हैं, जैसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इस बार भी आपको फोकस कर लेना है। जब बजट आएगा फरवरी के फर्स्ट वीक में, सेंट्रल बजट, उसको हम समझा देंगे। उसके अलावा अदर बजट जो है उनको भी हम लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये वाले दोनों पोर्शन पर विशेष ध्यान देना है। ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जहां पर आप कम तैयारी करके मैक्सिमम नंबर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको, उसके बाद उत्तर प्रदेश से हर बार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार उत्तर प्रदेश से शायद 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ना तो करंट अफेयर्स ना तो कोर सिलेबस से। तो इस बार उत्तर प्रदेश को ऐसा पढ़ना, जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया, कहाँ पर उत्तर प्रदेश में रक्षा पार्क बना, कहाँ पर औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, कौन सी रोड का निर्माण हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, लेकिन इस बार नहीं आए, है ना। तो ऐसा नहीं तो हर बार नहीं आएंगे। तो पीसीएस में, प्रीलिम्स परीक्षा में, जीएस पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पहले कोर सिलेबस को, आपको वो रटी रटाई पद्धति जो बताई जाती है ना, उससे दूर भागना पड़ेगा। फिर आ जाता है आपका सेकंड पेपर, सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। 2016 में इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया और 2012 में सीसेट पेपर आ गया था, यूपीएससी की तर्ज पे ही आया। अब क्वालिफाइंग का मतलब इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको 33% सही करने हैं, यानी 66 नंबर इसमें लाने होते हैं 200 में से। अब 66 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। अब इसमें होता क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 60 से 800 क्वेश्चन, सिंपल टाइप का आता है। इस बार तो बहुत सिंपल था। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, इससे 2-4 क्वेश्चन आते हैं, 2 कभी कभार 4, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 8, 4, 12 और 12, 10, 22 क्वेश्चन। यहाँ तक करीब 22 क्वेश्चन पूछ लिए गए। उसके बाद सामान्य बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता का मतलब रीजनिंग, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन आपको जनरल मैथ से आएंगे, तो लगभग 50 क्वेश्चन का बर्डन ये होता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश के, और लगभग 20 क्वेश्चन आसपास इससे पूछे जाते हैं, 20-22 क्वेश्चन हिंदी से। तो कुल मिलाकर के 30, 20, 50 और 50, 100, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुल टॉपिक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जिसको मैथ में प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, तो उनको बेसिक वाला फंडा छोड़ देना है। बेसिक वाला फंडा मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो कभी कभी आप मैथ को एकदम डिनाई कर देते हैं। आपको क्या करना है, 30-40 मिनट पर डे प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की करनी है, और एक कोई कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की किताब ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी उससे कवर हो जाएंगी। आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। अब 20 से 25 क्वेश्चन में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप 7-8 नंबर मार लाए, 7-8 क्वेश्चन सही कर लिए, और इन 10-15 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपका दुख दूर हो जाएगा मैथ वाला। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे इस बार ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अगली बार हो सकता है ना। तो ये वाले टॉपिक हैं, करीब 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं, अभी बता देता हूँ। उसके बाद ये हिंदी को आप विशेष तौर पे तैयार कर लेना, क्योंकि मेंस में 150 नंबर की आती है, ठीक है। तो ये सीसेट थोड़ा सा हल्का है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब आपको मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में औसत, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चैप्टर कुल मिलाकर के 8 चैप्टर करने हैं। 200 प्रश्न कर लो, है ना, एक तरीका समझ लो किस टाइप के कितने प्रश्न हैं।
अब 8 अगर प्रश्न अगर कर लिए तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। अब 12 से 15 क्वेश्चन में अगर आप 8 प्रश्न करने के लायक हैं, सिंपल वाले पकड़ लो कि भैया मुझे बहुत मास्टर नहीं बनना है मैथ का, मुझे किसी तरह सीसेट को क्वालिफाई करना है, तो 8-10 इस पे प्रैक्टिस कर लो, आप आराम से काम हो जाएगा। बीजगणित भूल जाओ, है ना, गुणनखंड, लघुत्तम, समापवर्त, महत्तम, शेष फल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों की विसंक्रियाएं, अंतर, ये दुनियादारी, वेन आरेख। वेन आरेख तो सिंपल होता है लेकिन इसको भूल जाओ, नहीं आता तो काटो, खत्म करो, ठीक है। बस आपको वही 8 चैप्टर याद रखने हैं। रेखा गणित में त्रिभुज वाले हैं, एक क्वेश्चन इस बार त्रिभुज का पूछा गया था, सिंपल है, थोड़ा सा गिनती करना आना चाहिए। आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त, है ना। वर्ग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, वृत्त से भी क्वेश्चन पूछा गया था। वृत्त की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या डिफरेंसेस आएंगे, है ना। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, आते हैं। गोला, समकोणी, बेलाकार, समकोणी, है ना, ये नहीं आते तो इनको भूलो, 8 वही तैयार कर लो। सांख्यिकी में आंकड़े वगैरह, बारंबारता, बंटन, ये दुनियादारी, इसको भी भूल जाओ, छोड़ो। उसके बाद आपको इंग्लिश में क्या करना है, आपको सिंपल सा इंग्लिश अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रिहेंशन कर लेना भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा ना, सिंपल टाइप का होता है, कर लेना। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज नहीं आते छोड़ो। पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो छोड़ो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सिंपल आता है, करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच छोड़ दो, भूल जाओ। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग से अगर आ जाए तो ठीक है, तुक्का मार देना, नहीं तो छोड़ना। वर्ड्स एंड मीनिंग्स, इनको भी आ जाए तो ठीक है। वैकेबुलरी यूजेस, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक की जगह पर एंटोनिम, सिनोनिम्स इस बार भर दिए थे, आइडम्स एंड फ्रेजेस आई थी, वैकेबुलरी नहीं आई थी, ठीक है। तो कभी कभार चीजें मिल जाती हैं, तो जब मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो छोड़ो। क्या करना है, छोड़ो। उसके बाद जो आपको सबसे विशेष टॉपिक पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग। देखो, मैथ में अगर 20 क्वेश्चन है तो आप 5 से 7 क्वेश्चन कर लो भाई। रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 से 12 क्वेश्चन कर लो भाई। हिंदी में अगर 25 क्वेश्चन है तो इसमें आपको 18 करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिंपल आएगा, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ये मान के चलना 6 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लो, तो आपका धीरे धीरे कट ऑफ निकल जाएगा। छोटा छोटा काम करते रहोगे। देखो, बहुत ज्यादा बर्डन बनाओगे, किसी एक टॉपिक के भरोसे जाओगे तो रिस्क है। आपको एक टॉपिक के भरोसे नहीं जाना, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है। जैसे आप बारात में जाते हो तो ऐसा नहीं सिर्फ दाल चावल खा लिए, दाल पुलाव खा लिए, सिर्फ पनीर रोटी खा लिया, ऐसा नहीं करते ना आप थोड़ा थोड़ा सारे व्यंजनों को लेते हैं, चखते हैं, है ना। तो उसी तरह आपको करना है। अब हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ क्वेश्चन आता है। शब्द रूप, समास और संध से क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहारे, मुहावरे एवं लोकत्तियां, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जीएस फर्स्ट पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो ये कुल 14 टॉपिक हैं। 14 टॉपिक में हमेशा 14 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अब जैसे इस बार जो क्वेश्चन आए वो किससे किससे पूछा गया था, संधि थी नहीं, शब्द रूप से थे, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह वगैरह था, अशुद्धि वाले क्वेश्चन थे, तत्सम तद्भव था, और पर्यायवाची शायद नहीं थे इस बार, क्रियाएं वगैरह वर्तनी, है ना। तो कुल मिलाकर के सिंपल है, एक कोई बुक ले लो और करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस ही करनी है आपको, और नहीं वही होगा। जैसे इस बार है ना, 10-12 बच्चों के मेरे पास कॉल आया, उन 10-12 बच्चों ने जानते हो क्या कहा कि सर सीसेट मेरा फंस गया है, और ज़्यादा बड़ा नहीं फंसा। अगर आयोग ये 4 क्वेश्चन के विकल्प अगर हमारे सही नहीं मानेगा, या फिर आयोग इन 4 क्वेश्चन को हटा देगा, तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। अब बताओ, इतना मेहनत करी थी आपने जीएस फर्स्ट पेपर में, लेकिन सीसेट ने सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। सीसेट में हिंदी वाले पोर्शन को, रीजनिंग वाले पोर्शन को, मैथ के सिंपल पोर्शन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को, और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, ये सब पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा, और कुछ टाइम बाद आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, आपको मजा आने लगेगा। तो प्रैक्टिस कर लो भाई। 2024 चलो हो गया तो हो गया, 2025 न जाने पाए खाली हाथ, वरना बूढ़े होते जाओगे, बाल पकने लगेंगे, शादी ब्याह नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी लड़कों के साथ, तो ये नहीं करना है। तो आज ये प्रीलिम्स का जो है इसको यहीं खत्म करते हैं। मेंस का सिलेबस अभी 2024 वाले मेंस को हम जब डिस्कस करेंगे
तो उसी के साथ सारा डिस्कस कर देंगे, क्योंकि पेपर वाइज करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है, इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चीज़ें समझें और सिंगल वन लाइनर पढ़ने की बजाय बिटवीन द लाइन पढ़ने का प्रयास करें, टू द पॉइंट थोड़ा सा जाएं। उसके अलावा सिर्फ एक बुक पर, पर्टिकुलर एक नोट्स पर मल्टीपल सोर्सेस का उपयोग करें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर मल्टीपल सोर्स का उपयोग नहीं कर सकते तो कम से कम एनसीईआरटी कर लो, कुछ और बुक्स हैं उनको कर लो, आपका प्रीलिम्स और मेंस आराम से निकलता चला जाएगा। वन लाइनर में दिक्कत यही होती है कि मेंस के समय आपको फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। आंसर राइटिंग करो, अभी जब तक प्रीलिम्स का फॉर्म नहीं आता तब तक लगातार आंसर राइटिंग करते रहो, चाहे वो 2023 वाले हों, सॉरी 24 वाले मेंस लिखने वाले हों या 25 में मेंस लिखने वाले हों। ठीक है, 2024 जिनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगला मेंस यानी 2025 वाला मेंस भी लगभग आसे ही पास पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना है आपको, ये समझना पड़ेगा और समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा सब कुछ होगा और जितना बेहतर सोच सकते हो सोचो। नया साल आने वाला है, एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद, नमस्कार।